Today we will discuss history of studies on plasma membrane structure. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल नेचर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अर्नेस्ट ओवरटन का है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ूरिच से बिलोंग करते थे और 1890s के अंदर उन्होंने केमिकल नेचर फर्स्ट टाइम मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थी उसको डिटरमिन किया। उन्हें एक बात बड़े अच्छे से मालूम थी कि नॉन पोलर सोल्यूट्स में ज़्यादा तेज़ी से डिज़ोल्व होते हैं। आपको मालूम है कि एक रूल है, थंब रूल है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। तो अगर पोलर है कोई सोल्यूट तो वो पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा आसानी से डिज़ोल्व होता है। सो उन्होंने इसी चीज़ को बेस बना के मज़ीद स्टडी की कि जो नॉन पोलर सोल्यूट्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा अच्छे से डिज़ोल्व होते हैं, एंड सेम इज़ द केस विद पोलर वंस के वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व होते हैं। ओवरटन का ये ख्याल था कि जब किसी सब्सटेंस को सेल के अंदर एंटर होना होता है तो यकीनन वो सेल मेम्ब्रेन से गुज़र के ही उसमें एंटर हो सकता है, इसलिए पहले वो सब्सटेंस उस मेम्ब्रेन के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और डिज़ोल्व होने के बाद फिर वो सेल के अंदर एंटर हो सकता है। इसलिए उन्होंने जो परमेबिलिटी को चेक करना था कि मेम्ब्रेन कितनी परमिएबल है जो सेल के इर्द गिर्द मौजूद है, उन्होंने उसकी परमेबिलिटी को चेक करने के लिए क्या किया कि प्लांट की रूट्स ली, प्लांट रूट हेयर, और उसको डिफरेंट कंसनट्रेशंस के सोल्यूशन बना के उसके अंदर रख दिया जिसमें डिफरेंट तरह के सोल्यूट्स मौजूद थे। मुख्तलिफ सोल्यूशंस बनाए बहुत से और उसमें मुख्तलिफ सोल्यूट्स जो थे वो उन्होंने डिज़ोल्व किए जिनकी नेचर फ़र्क थी, कोई पोलर था कोई नॉन पोलर था, और उसके बाद उन्होंने उसमें प्लांट रूट हेयर को जो है वो रख दिया। सो अपने एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ओवरटन ने ये देखा कि जितना ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल सोल्यूट था उतनी ही तेज़ी के साथ वो रूट हेयर सेल्स में एंटर हुआ था। इससे उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि जो डिज़ोल्विंग पावर है सेल मेम्ब्रेन की, जो सेल के इर्द गिर्द मौजूद है, वो एक्चुअली फैटी ऑयल के साथ ज़्यादा मैचिंग है। जिस तरह से फैटी ऑयल्स हैं उससे मिलती जुलती नेचर होगी सेल मेम्ब्रेन की। उसके बाद गॉटर और जेंडल का काम आता है। उन्होंने सबसे पहले ये प्रपोज़ किया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बायलेयर से बनी हुई है, उसमें लिपिड बायलेयर मौजूद होती है। और ये दोनों साइंटिस्ट जो थे ये डच थे और उन्होंने 1925 में ये बात फर्स्ट टाइम प्रपोज़ की कि जो सेल मेम्ब्रेन है हो सकता है कि उसके अंदर लिपिड की बायलेयर मौजूद हो। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लिपिड को एक्सट्रैक्ट किया ह्यूमन आरबीसी से, जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल लिए और उसमें से उन्होंने लिपिड को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद उन्होंने उसकी अमाउंट को जो है वो चेक किया। कैसे कि उन्होंने सरफेस एरिया देख लिया कि कितना सरफेस एरिया ये जो लिपिड है जो आइसोलेटेड है फ्रॉम ह्यूमन रेड ब्लड सेल, वो कितना सरफेस एरिया कवर करता है अगर हम उसे वाटर के ऊपर स्प्रेड कर दें तो। सो उन्होंने इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है, कि जिसे हम लैंगमर ट्रफ कहते हैं। ये अपरेटस किस काम के लिए था कि वो सरफेस एरिया लिपिड प्रिपरेशन का कैलकुलेट करना चाहते थे। उसमें उन्होंने क्या किया कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक सैम्पल ले लेते हैं फॉस्फोलिपिड का और उसे आप डिज़ोल्व करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल हेक्सेन में, और उसके बाद उसको स्प्रेड कर दें एक्वस सरफेस पे, तो जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो एक लेयर बनाएंगे वाटर सरफेस के ऊपर और ये लेयर सिंगल मॉलिक्यूल थिक होती है, मतलब ये मोनोमोलेकुलर लेयर होती है।
अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को ओरिएंट कैसे करेंगे? वो इस तरह से ओरिएंट करेंगे कि उनका जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है वो टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर होगा, और जो हाइड्रोफोबिक है वो अवे फ्रॉम वाटर सरफेस साइड होगा, यानी वो डायरेक्टेड इनटू द एयर होगा। और उससे आप सरफेस एरिया जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे इसको एस्टिमेट करना था कि लिपिड जो है उसने कितना सरफेस एरिया कवर किया है वाटर का। सो उसको कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कि एक साइड पे इसका स्टेशनरी बैरियर है और दूसरे साइड पे इसका मूवेबल बैरियर है। सो इसको इस तरह से कंप्रेस कर लिया गया कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया के अंदर आपके लिपिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को वाटर सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर लें। और इस तरह से उन्होंने क्या किया कि ये अंदाज़ा कर लिया इसका सरफेस एरिया कवर हो जितना भी हुआ उसको देखकर कि जो रेड ब्लड सेल्स थे उनकी जो आउटर लेयर है उसके अंदर मौजूद लिपिड जब इस वाटर सरफेस के ऊपर एक लेयर बनाता है तो इट मीन्स कि वो तकरीबन 2 मॉलिक्यूल थिक होती है और वो एक बाई लेयर है। अब जो मैच्योर मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें ना तो न्यूक्लियाई होता है, आपको मालूम है, और ना ही साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि आपके रेड ब्लड सेल के इर्द गिर्द मौजूद होती है, और यही ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड कंटेनिंग स्ट्रक्चर होगा सेल के अंदर। सो यहाँ से उन्हें ये एक बहुत बड़ा क्लू मिला कि जितने भी लिपिड्स हम सेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। उसके रीज़न क्या है? बिकॉज आपका जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी है उसके अंदर ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है ना ही साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। सो वो बात के जो हमारे पास मेम्ब्रेन जितनी भी आएगी वो यकीनन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। सो उन्होंने रेशो चेक किया कि कितना सरफेस एरिया वाटर का ये लिपिड लेयर कवर करती है और जो आरबीसी है उसके इर्द गिर्द सरफेस एरिया कितना है इस मेम्ब्रेन का। सो उन दोनों रेशो को उसकी रेशो दोनों की देखी गई और वो तकरीबन उन्हें 1.8 से 1 और 2.2 से 1 के दरमियान में मिली। सो ये एक बड़े क्लियर इंडिकेशन था कि जो रेशो है एक्चुअली वो 2 to 1 है। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली ये सिंगल लेयर नहीं है, ये सिंगल मोलेकुलर लेयर नहीं है। इसमें जो लिपिड्स मौजूद हैं, एक तो ये बात तय हो चुकी थी कि ये लिपिड लेयर इसके अंदर मौजूद है, और इसमें अगली फाइंडिंग अहम क्या थी कि ये लिपिड की जो लेयर है ये बायोमोलेकुलर है, मतलब ये लिपिड बाई लेयर है। सो इस तरह से फर्स्ट टाइम ये प्रपोज कर दिया गया कि जो कोर है मेम्ब्रेन का वो बायोमोलेकुलर लेयर का है और इसमें फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं, और इसका जो वाटर सॉल्यूबल हेड है वो यकीनन आउटवर्ड होगा, आउटर सरफेस की तरफ होगा ताकि वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सके, और उनका हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड जो है टेल है जो उनकी वो इंटीरियर साइड पे होगी। सो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि पोलर ग्रुप हर मॉलिक्यूलर लेयर का आउटवर्डली डायरेक्टेड है टूवर्ड्स एक्वस एनवायरनमेंट। अब ये जो मॉडल उन्होंने दिया ये थर्मोडायनामिकली फेवर्ड अरेंजमेंट है, क्योंकि जो पोलर हेड है ग्रुप का लिपिड के ग्रुप का वो अपने सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जैसा कि हाइड्रोफोबिक फैटी एसाइल चेन है वो अपने आप को सेव करेगी। वो कैसे सेव करेगी वाटर से? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। सो अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करेगा कि हाइड्रोफोबिक फैटी एसाइल चेन जो है वो अवे फ्रॉम द वाटर उसकी डायरेक्शन हो, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके कि उसे एक्वस एनवायरनमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन ना हो। अब यहाँ पे आप एक सिमुलेशन देख रहे हैं जो फुली हाइड्रेटेड लिपिड बाइलेयर है, तो इसके अंदर यकीनन फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फेटाइडल कोलिन है,
ये मौजूद हैं। तो फॉस्फोलिपिड हेड ग्रुप जो है वो यहाँ आपको ऑरेंज से शेड में नज़र आ रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ आप देखिए कि जो हेड है इसका, फॉस्फोलिपिड हेड है, वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो आपको यहाँ पे ब्लू और वाइट कलर में नज़र आ रहे हैं, और जो आपको फैटी एसिड चेन्स नज़र आ रही हैं वो चूँकि हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैं, वो अवे फ्रॉम द वाटर उनकी डायरेक्शन आपको नज़र आती है। सो लिपिड बाइलेयर में ऐसा होगा कि जो फैटी एसिड चेन है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही होगी बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोफोबिक नेचर। सो ये पता चला कि जो हेड ग्रुप है, पोलर हेड ग्रुप है, वो साइटोप्लाज्म को फेस करता है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे वो ब्लड प्लाज्मा को फेस करता है, क्योंकि जो हेड है वो ज़ाहिर है कि हाइड्रोफिलिक नेचर में है, और वो दोनों साइडों पे, एक इंटरनल साइड पे क्योंकि बाइलेयर है, इंटरनल साइड पे वो साइटोप्लाज्मिक फेसिंग होगा, और आउटर साइड पे ये ब्लड प्लाज्मा फेसिंग होगा। अब जितना भी एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया उसमें कुछ गलतियां हुई, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो गलतियां एक दूसरे से कैंसिल होती गईं, और अल्टीमेटली जो उन्होंने कंक्लूजन दिया, वो कंक्लूजन जो था वो बिल्कुल करेक्ट था कि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर पे मुश्तमिल होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद 20s और 30s में कुछ फिज़ोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मज़ीद इसको सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, और उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का वो इतना सिंपल नहीं है कि वो सिंपल लिपिड बाइलेयर है और दैट लिपिड बाइलेयर इज़ मेकिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस वाज नॉट पॉसिबल। सो इसमें मज़ीद तफसील इसकी देखी गई, और फिर पता चला कि जो लिपिड की सॉल्युबिलिटी है, सिर्फ यही रीज़न नहीं हो सकती कि जिसमें से तमाम तर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुज़र के और सेल तक पहुंचना, सेल के साइटोप्लाज्म तक पहुंचना होता है। तो अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स तो इस नेचर के नहीं हो सकते कि वो लिपिड में सॉल्युबल हों और लिपिड के अंदर डिज़ोल्व होके तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएं। सो इससे ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ लिपिड बाइलेयर पे मुश्तमिल हो। हाँ, ये कंफर्म हो चुका था कि लिपिड बाइलेयर मेन बैकबोन तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, लेकिन इसके अलावा मज़ीद तफसीलात जो इसकी थी वो देखना ज़रूरी थी कि मज़ीद इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो मिल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं। इसी तरह से अगर सरफेस टेंशन कंपेयर की जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और लिपिड स्ट्रक्चर्स की, तो वो भी वेरी करती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस टेंशन काफ़ी कम था लिपिड बाइलेयर की निस्बत। सरफेस टेंशन क्या है? ये बेसिकली टेंडेंसी है लिक्विड सरफेसेस की जो अपने आप को श्रिंक करते हैं ताकि मिनिमम सरफेस एरिया गेन कर सकें, मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया। इस टेंडेंसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अब जो सरफेस एरिया अगर हम देख रहे हैं और वो भी डिफरेंट है और इसका सरफेस टेंशन भी फ़र्क है, तो इससे सरफेस टेंशन के फ़र्क से हमें ये अंदाज़ा हुआ क्या कि जो लिपिड बाइलेयर है उसके दरमियान कुछ और मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हो सकते हैं, और यही एक्चुअली बेस है जहाँ से हमें इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पे लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन जो है वो भी मौजूद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसके बाद डेवसन और डेनियल का काम है जिन्होंने 1935 में ये बात बताई कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है और इसकी इनर और आउटर सरफेस पे ग्लोबुलर प्रोटीन्स की लेयर मौजूद है। उसके बाद उन्होंने अपने मॉडल को रिवाइज़ किया और अर्ली 1950s में उन्होंने ये बताया कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और उसका स्ट्रक्चर उन्होंने प्रपोज किया। जो स्ट्रक्चर हमें डेवसन और डेनियल ने सजेस्ट किया उसके मुताबिक जो आउटर और इनर प्रोटीन लेयर है उसके अलावा लिपिड बाइलेयर के अंदर उन्होंने कहा कि प्रोटीन लाइंड पोर्स मौजूद होते हैं, और बेसिकली यही चैनल्स हैं या यही पोर्स हैं जो कि प्रोटीन लाइंड हैं, और ये डिफरेंट पॉलर सोल्यूट्स को और आइंस को सेल के अंदर और बाहर जाने की
का चैनल प्रोवाइड करते हैं। मतलब उनके मॉडल में एक नई चीज़ ये थी कि एक तो उन्होंने कहा लिपिड बाइलेयर है, उसके बाहर प्रोटीन की लेयर मौजूद है, उसकी इनर साइड पे भी और आउटर साइड पे भी। और दूसरी बात उन्होंने अहम क्या कही कि पोलर पोर मौजूद है जो कि प्रोटीन लाइंड है, यानी चैनल्स मौजूद हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसमें से डिफरेंट सॉल्यूट्स जो हैं, पोलर सॉल्यूट्स भी और आयंस भी, वो सेल के अंदर भी आते हैं और सेल से एग्जिट भी करते हैं। उसके बाद सिंगर और निकोलसन का काम है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1960s के अंदर, और उन्होंने एक बिल्कुल नया कंसेप्ट दिया मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का, जिसे हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं। 1972 में इन्होंने ये मॉडल प्रपोज़ किया, और ये दोनों साइंटिस्ट जो थे ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो से बिलोंग करते थे। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल मेम्ब्रेन बायोलॉजी में सेंट्रल डॉगमा की हैसियत रखता है, और तकरीबन 3 दहाइयों तक इसको बहुत अहमियत दी जाती रही कि जो लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर जो स्टेट है उसकी वो बहुत अहम थी। इस मॉडल के अंदर जो उन्होंने नई एक बात बताई, लिपिड बाइलेयर भी है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, बट इसमें जो ज़्यादा फोकस किया गया वो क्या था कि फ़िज़िकल स्टेट क्या है लिपिड की। तो पहले के जो मॉडल्स थे उसमें ये बताया जा रहा था कि जो लिपिड बाइलेयर है और उसके साथ प्रोटीन अटैच है, उसमें चैनल्स मौजूद हैं, लेकिन जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल था इसने नई बात जो ऐड की थी वो ये थी कि लिपिड बाइलेयर फ्लूइड स्टेट में मौजूद है, और जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर सकते हैं प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन में। स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में थी वो गुज़िश्ता तमाम तर मॉडल से डिफरेंट थी, और उन्होंने ये बताया कि ये एक मोज़ैक की तरह डिसकॉन्टिन्यूस पार्टिकल्स के फॉर्म में है। आप देख रहे हैं कि जो हमने अभी देखा पिछला मॉडल, उसमें उन्होंने ये बात की थी कि प्रोटीन की एक लेयर है जो इनर साइड पे भी मौजूद है, प्रोटीन की लेयर आउटर साइड पे भी मौजूद है, प्लस उन्होंने कहा कि इसमें दरमियान में जो चैनल्स मौजूद हैं वो भी प्रोटीन लाइंड हैं। लेकिन जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है इसमें जो नई उनकी फाइंडिंग थी वो ये थी कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये इस तरह से लेयर की फॉर्म में नहीं हैं, ये डिसकॉन्टिन्यूस पार्टिकल्स के फॉर्म में हैं, और ये एक मोज़ैक के तौर पे मौजूद हैं, और ये लिपिड की शीट में डिफरेंट जगहों पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, लेकिन ये प्रोटीन्स कैसे होंगी, ये डिसकॉन्टिन्यूस पार्टिकल की फॉर्म में होंगी। सबसे अहम बात जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल की थी वो ये थी कि ये डायनामिक स्ट्रक्चर है। डायनामिक स्ट्रक्चर है का मतलब क्या है कि कंपोनेंट्स जो हैं इसके वो मोबाइल हैं, और वो एक दूसरे के साथ एंगेज होते हैं, और अपनी जो सेमी परमानेंट फॉर्म रखते हैं। मतलब ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि जो बिल्कुल परमानेंट हो, ये सेमी परमानेंट इंटरेक्शन रखने वाला एक मॉडल उन्होंने दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और इसका मतलब ये था कि इसके जितने भी जो इसको बनाने वाले तमाम तर स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे मिलके मेम्ब्रेन बन रही होती है वो डायनामिक स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है जो मोस्ट एक्सेप्टेड एंड रिसेंट है, और ये हमें मालूम है कि अब इसकी तमाम तर डिटेल्स जो हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो एक्सटर्नल सरफेस है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, और इसके अलावा इसमें फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं, और छोटी जो शॉर्ट चेन शुगर्स हैं वो मौजूद हैं। ये सब मिलके ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे हैं। अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन का पोर्शन है जो कि लिपिड बाइलेयर में से एक्सटेंडेड है, वो ज़्यादातर उसमें अल्फ़ा हेलिसेस के फॉर्म में हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। 2 लीफलेट्स हैं इसके, क्योंकि ये बाइलेयर है,
और इसमें डिफरेंट तरह के लिपिड्स हैं मौजूद हैं, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि लिपिड जो हैं वो एक दूसरे से उनकी नेचर फ़र्क है, जो इस डायग्राम में आपको डिफरेंट कलर में नज़र आ रही है। बेसिकली ये सब लिपिड्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे से कदरे मुख्तलिफ होने की वजह से जो आपको डिफरेंट कलर से इसको इंडिकेट किया गया है। और इसके अंदर आप देखिए कि जो आउटर लीफलेट है उसमें माइक्रो डोमेन्स हैं, उसमें डिफरेंट रैफ्ट्स बने हुए हैं, और उसमें क्लस्टर्स में कुछ स्पेसिफिक किस्म की लिपिड स्पीशीज़ मौजूद हैं। और आप देखते हैं कि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स आपको इंटरनल साइड पे नज़र आ रहे हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल है उसके मॉलिक्यूल्स भी दरमियान में मौजूद हैं। इसी तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें आपको इंटीग्रल प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं, जो कि पूरी मेम्ब्रेन को में से पास थ्रू हो रही हैं। ये बेसिकली डिफरेंट किस्म के चैनल्स हैं जिसमें से आइंस और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। इसी तरह से कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं जो इसके साथ अटैच हो सकती हैं। हाइड्रोफोबिक अल्फ़ा हेलिसेस इसमें मौजूद होंगी। आउटर सरफेस पे आप देखते हैं कि प्रोटीन्स के साथ और लिपिड्स के साथ और डिफरेंट किस्म के ओलिगोसेकेराइड्स जो हैं वो अटैच हैं, जो कि उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे हैं वहाँ पे आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे।